हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी विद यथार्थ पर। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम आज प्रस्तावना उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है, यह विचार हमें कहाँ से आया, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं, अगर होगा तो कौन करेगा, ये सारे प्रश्न हमसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को संविधान के प्रारंभ में रखा जाता है। इससे यह पता चलता है हमारे संविधान निर्माता शासन को कैसे चलाना चाहते हैं। हमने भी अमेरिका की तरह संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया है और जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। आइए पढ़ते हैं इसको। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। अब देखते हैं संविधान सभा। प्रस्तावना का आधार संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है। इनको जनक माना जाता है। अब बात करें तो प्रस्तावना से ही संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा उनके मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, कुंडली, परिचय पत्र या दर्पण आदि की संज्ञा दी गई है। अब हम देखते हैं किसने प्रस्तावना के विषय में क्या कहा है। तो बात करें ठाकुरदास भार्गव की, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आभूषण और सबसे सम्मानित भाग कहा है। तो ये आत्मा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो ये ठाकुरदास भार्गव। तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, भगवान को ठाकुर ऐसे कहते हैं जो हमारी अंतरात्मा में वास करते हैं। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब दूसरा बात करते हैं के.एम. मुंशी, तो इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है। तो ये जो मुंशी होते हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा होगा दुकान वगैरह में रहते हैं, तो ये सबकी कुंडली बना के रखते हैं, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पालकी वाला, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो ऐसे याद करेंगे इन्हें, पालकी वाला और परिचय पत्र, पालकी और परिचय ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण। अब हम इस विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रस्तावना पर न्यायपालिका का क्या प्रभाव पड़ा है। देखते हैं तो बेरूवादी, ये वाद है 1960 का। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया गया। बेरूवादी ये इलाका है पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर ही ये केस हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। लेकिन ये अगला वाद है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद, ये 1973 में हुआ था। ये जो केशवानंद है, इनके मठ की जमीन को केरल के भूमि सुधार कानून के तहत हड़प लिया गया था और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वही है इस बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना का संविधान में वही स्थान है जो कि संविधान के अन्य उपबंधों का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को परिवर्तित कर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। अब देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति किसके पास है, कौन संशोधन करेगा। तो प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 से संसद में प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। तो प्रस्तावना में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद के पास है, इसमें संसद ही संशोधन कर सकती है। लेकिन
इसमें संसद को शक्ति तो है लेकिन असीमित नहीं है। आगे बात करें तो प्रस्तावना को लेकर संसद की शक्ति भी असीमित नहीं है। मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति संसद के पास भी नहीं है। तो मूल ढांचा का अर्थ ये है कि ऐसे प्रावधान जो मूल ढांचे से संबंधित है, और मूल ढांचा का निर्धारण भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। इसलिए सिर्फ यही कहा गया है कि जो मूल ढांचे में परिवर्तन की शक्ति है वो भी संसद के पास नहीं है। सिर्फ जो वैसी चीज़ें हैं उनमें ही संसद संशोधन कर सकती है। तो अभी तक अब देखते हैं हम लोग कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। सिर्फ एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और 3 शब्द जोड़े गए हैं। इन 3 शब्दों को हम लोग क्रम से याद रखेंगे। तो ये 3 शब्द हैं समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो अब बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद का क्या अर्थ है? इसका अभिप्राय है कि उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा। इसमें सबका हित हो, इस तरह से इनका वितरण किया जाएगा। और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद को स्थापित करना। दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा। किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देगा, बल्कि सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करेगा। ये अर्थ है पंथनिरपेक्षता का। अब बात करते हैं अखंडता की। भारत विविधता में एकता तथा सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखेगा। तो 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व। तो प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व निहित हैं, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला है शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। ये बात प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। प्रस्तावना की स्टार्टिंग ही हम भारत के लोग इससे होती है। तो शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। आगे देखते हैं संविधान के उद्देश्य। अब बात करते हैं कि संविधान के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है न्याय। तो संविधान में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय, इसमें धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक न्याय है। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, वही कि इसका वितरण सब में किया जाएगा। और राजनीतिक, इसका अर्थ है बिना किसी भेदभाव के चुनाव में प्रतिनिधि बनने का अधिकार होगा सभी को, और मत देने का भी अधिकार होगा। ये 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म तथा उपासना। तो ये 5 हैं और इन्हें क्रम से ही याद रखना है, क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है। इसको आगे पीछे कर लिया जाता है, फिर क्रम में लगाना होता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखते हैं समानता। तो समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, जिसमें प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। सभी की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना है और सभी को समान अवसर मिले, इस बात की भी समानता का ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बंधुत्व। तो इसमें भाईचारा की प्राप्ति हो, ऐसा कार्य करें कि किसी में कोई भेदभाव ना हो और भाईचारे की प्राप्ति हो। अब बात करें तो हम लोग आगे संविधान की प्रकृति। तो संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है हमें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है कि भारत को आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही दृष्टि से स्वतंत्र एवं सर्वोच्च बनाना है। आंतरिक से क्या तात्पर्य है, मतलब देश के अंदर तो हम स्वतंत्र हैं ही अपनी नीतियां बनाने के लिए, और हम जो विदेशों से हमें क्या करना है, किससे संबंध रखने हैं किससे नहीं, तो भारत स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है किसी का। तो ये है हम प्रभुत्व संपन्न हैं। उसके बाद समाजवाद, इसकी चर्चा हमने अभी आगे की थी कि उत्पादन तथा वितरण संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि उसका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। तो ये समाजवाद। उसके बाद बात करें तो पंथ निरपेक्ष की, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सर्वधर्म संभाव की नीति का पालन करेगा। उसके बाद बात करते हैं लोकतंत्र की। इसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, तो ये लोकतंत्र है। और गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है कि जो सर्वोच्च पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, वो वंशानुगत आधार पर नहीं चुना जाएगा, बल्कि एक आम आदमी भी वहां तक पहुंच सकता है। तो ये हमारे संविधान की प्रकृति है। आगे देखते हैं संविधान को स्वीकार करने की तिथि। तो हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित मतलब अंतर आत्मा से स्वीकार किया था, और 26 नवंबर को ही हमारे संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, और इसी दिन 18 अनुच्छेद लागू हुए थे, और 26 नवंबर को ही हम लोग विधि दिवस या संविधान दिवस भी मनाते हैं। ये तो थी हमारी आज की क्लास, और हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम उसका रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या नहीं लिया गया है? ऑप्शन है राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, संघात्मक शासन, महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी। तो ये पद जो है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से। इसे हमने 1935 के अधिनियम से नहीं लिया है, और राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग और संघात्मक शासन, ये तीनों हमने 1935 के अधिनियम से लिए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? यहाँ से हमने संविधान संशोधन लिया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसे हमने दक्षिण अफ्रीका से अपनाया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और अमेरिका से हमने अभी पढ़ा है प्रस्तावना का विचार, और मूल अधिकार भी यहीं से लिए हैं, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, सोवियत संघ। सही उत्तर है अमेरिका। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। और देखते हैं ऑप्शन कनाडा। कनाडा से हमने क्या लिया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति को हमने कनाडा से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल में मूल अधिकार जो हमारे निलंबित हो जाते हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। और सोवियत संघ मूल कर्तव्य, ये हमने सोवियत संघ रूस से लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से क्या नहीं लिया गया है? ऑप्शन है समवर्ती सूची, राज्यपाल की नियुक्ति, संसद की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा शैली। तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल की नियुक्ति।
अभी हमने पढ़ा है ये हमने कनाडा से लिया है। और समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा शैली ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।